अब आया सर, उस समय नहीं हुआ था, फिर से सर वापस कर दूं? ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील Fe500 है। ईएस अपने को ओके। मालूम है 210,000। FYK 500। FT जो है वो कोड में दिया हुआ है टेबल 18.1 में। इट शुड नॉट लेस देन 565D। गामा एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है अपना स्टील के लिए 1.15 है और कंक्रीट के लिए 1.5 है। FYD कुछ नहीं है, FYK डिवाइडेड बाई गामा एस। तो इसको FY 1.15 से डिवाइड कर दो, 434.78 आ जाएगा। अब हम्म। आता है एप्सलन्स वाई के, स्ट्रेन इन हम्म। स्टील। स्ट्रेन इन स्टील ये आपको पेज 34 ऑफ IRC में मिलेगा कि स्ट्रेन ऑफ स्टील हमें एप्सलन्स वाई के कैसे कैलकुलेट करना है। पेज 34। ये है नहीं, एप्सलन्स वाई के। एप्सलन्स वाई के, ये एप्सलन्स वाई के यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ। ये FYK डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्कील, कॉमा। ठीक है। हाँ। ये क्या हो गया है? डी। एप्सलन्स वाई के यहाँ पे है आपको। हम्म। ये अलग से कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, ये एक्चुअली इसमें ही दिया हुआ है यहाँ पे ये। तो एप्सलन्स वाई के अपना FS बाई गामा ES है। तो हमने FYK डिवाइडेड बाई गामा ES कर दिया, ये 24% आ गया अपना। और एप्सिलॉन YD FYD डिवाइडेड बाई ES है, तो हम इसको FYD से 434 से डिवाइड करेंगे, जबकि यहाँ पे हमने इसको पाँच पाँच FY 500 से डिवाइड किया है। ये जो 500 निकाला है हमने। हाँ सर। और एप्सिलॉन YD जो है उसको हम FYD से निकालते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे आता है। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे तो ये स्ट्रेस रहेगा हमारा 434.783। और उसका हम्म। जो प्रोपोर्शनेट एप्सिलॉन YD है, कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेन ऑफ स्टील, वो 0.21 आएगा। और एप्सिलॉन यूके 0.045 लेना है, ये भी कोड में ही लिखा हुआ है। एप्सिलॉन यूके शैल बी टेकन एज 5% मैक्स। ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। हम्म। F4 1। For Fe 500, epsilon UK shall be taken as 5% max। मैक्स। ठीक है। तो इसको हम्म। हमने 0.45 ले लिया है, क्योंकि कोड में भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी नहीं है। इस कोड ने आपको फ्री कर दिया है कि भाई आप इतने तक ले सकते हो। मैक्सिमम 5 तक ले सकते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने इसको 0.45 लिया है। और एप्सिलॉन यूडी जो है, दैट इज 0.9%, 0.9 ऑफ एप्सिलॉन यूके। ये कोड ने यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि एप्सिलॉन यूडी जो है वो एप्सिलॉन यूके का पॉइंट पॉइंट नाइन नाइन परसेंट रहेगा, 0.9 रहेगा। ठीक है। हाँ। तो एप्सिलॉन यूडी जो हमारा आ गया वो 0.41% आ गया, जो कि ये वैल्यू है यहाँ की। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी ये वैल्यू है, ये आप IRC में भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी एप्सिलॉन यूडी की है। ठीक है। हाँ। और
इसके बाद अपने को निकालना है FY, जो कि एप्सिलॉन्स ES मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इफ ES इज लेस देन एप्सिलॉन्स YD। ये आपको पेज नंबर, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने लिख के रखा है, ये पेज नंबर हाँ, 57 पे दिया हुआ है। इसको हम लोग कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 47, ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, स्ट्रेन इन रेनफोर्समेंट एप्सिलॉन्स UD शुड बी लेस देन एप्सिलॉन्स YD shall be less than एप्सिलॉन्स ES, और एप्सिलॉन्स UD शुड बी लेस देन एप्सिलॉन्स ES। ये कोड ने यहाँ पे एक पॉइंट डाला हुआ है, उसी को हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है। अगर FYD यूज करना है तो एप्सिलॉन्स S जो है, जो कि हमारी इस वैल्यू है, वो एप्सिलॉन्स S की एप्सिलॉन्स YD से ज्यादा होगी, तब section in combined axle and bending neutral axis within the section strain in reinforcement should be this। तो ये एक कंडीशन है बस, कि अगर हाँ, आपके एप्सिलॉन्स YD एप्सिलॉन्स ES से कम है तो आपको ये यूज करना है, और अगर एप्सिलॉन्स UD आपका इससे ज्यादा है तो आपको ये यूज करना है। एक कंडीशन दी हुई है कोड में, ठीक सर। जबकि इसका यूज एज सच अभी तक कहीं होता नहीं है, लेकिन ठीक है, वो कंडीशन दी हुई है तो हम लोगों कंडीशन ने है तो लिखा। सर चेक करना हाँ, पड़ेगा ना। चेक करने के लिए लिखा हुआ है। और ट्रांसफॉर्म सेक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा M40 है, हाँ, FCD हमारा अल्फा FC के गामा M है, ये कोड में लिखा हुआ है। अल्फा 667 है एंगल, ये भी लिखा हुआ है। अल्फा हमें क्या लेना है, आपको उसमें कोई वो नहीं करना है। FCD जो है, ये पेज 39 ऑफ IRC में दिया हुआ है। ये देखिए, FCD इज दिस अल्फा FCK वेयर अल्फा इज 0.67। हाँ, दे ही दिया। तो 0.67 नहीं होता है, ये बेसिकली 0.667 होता है, लेकिन कोड में 0.67 लिखा हुआ है। हाँ हाँ। और गामा M 1.5 होता है फॉर बेसिक एंड सेस्मिक हाँ, कॉम्बिनेशन। एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन हम बना नहीं रहे हैं, तो एक्सीडेंटल के लिए हम गामा M लेंगे ही नहीं। और कोड में एक चीज और लिखा है कि FCD इज 0.446 FCK। ये दो चीजें कोड में अलग अलग डिफाइन की हुई हैं। अगर हम पेज 79 पे चले जाएं, हम्म, 59, 59 पे तो नहीं है, 79 पे। हम्म, ये है डिजाइन वैल्यू ऑफ कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये तो ये भी कुछ नहीं है, अगर आप 0.667 को 1.5 से डिवाइड कर लोगे तो यही वैल्यू मिलनी है आपको, 0.44 FCK। और आपको ये FCD कैलकुलेट कर लेंगे 0.4, इससे मल्टीप्लाई करके 0.446 से।
एक मिनट, ये एफ सी डिजाइन वैल्यू ऑफ कंपेयर अल्फा सी सी एफ सी के गामा एम वेयर अल्फा सी सी पॉइंट पॉइंट ट्रिपल फोर। ये वाला फॉर्मूला एनेक्सर में है शायद, या यही है। वो ये फॉर्मूला सेम ही है, वही 0.667 को आप 1.5 से डिवाइड कर दोगे ना, अच्छा। तो ये यही वैल्यू आएगी। अगर आप ये हम्म। देख लो 0.667 डिवाइडेड बाई 1.5, तो कहीं कहीं कोड में इसको 0.444 एफ सी के लिख दिया है, कहीं ये लिख दिया अल्फा एफ सी के गामा एम। हाँ। ठीक है। तो 0.44 FC के ज्यादा इजी है ना सर, याद रहेगा, खट से हाँ, आदमी लगा मतलब दें। वही इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इसको। हम्म। हम्म। और ये वैल्यू जो हमारी एफसीडी की होती है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कंक्रीट का है उसके हाँ। लिए ये मैक्सिमम वैल्यू है। उसके अगेंस्ट हमें स्ट्रेन एप्सिलॉन सी टू और एप्सिलॉन सी यू टू निकालना है। एनेक्सर टू, एनेक्सर टू में इसको बता। एनेक्सर। एब्सोलेंस वाला एनेक्सर में था। हाँ, एप्सिलॉन वाला एनेक्सर नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो है वो एनेक्सर टू में ही एक्सप्लेन किया गया है। बी टू। तो उसको भी खोल ही लेते हैं ना, तो उससे क्या है कि ये रहा। ठीक है, ये एप्सिलॉन एस और एप्सिलॉन सीयू की बात कर रहा है इसमें। ये कर्व जो है एफ सी डी यहाँ, ये मॉडिफाइड वैल्यू है। एफ सी डी यहाँ है, एफ सी के यहाँ है, और ई सी थ्री ई सी थ्री उसको हम लोगों ने EC2 और EC वो लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। बेसिकली ये स्ट्रेन है CU और CU2, EC2 और EC CU2। एक कैरेक्टर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन है, और दोनों स्ट्रेन ही है, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है। यहाँ पे ये अल्टीमेट स्ट्रेन है और ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेन है। ठीक है, FCM FCK+10 होता है, ये अपने को पता है, ये कोड हाँ। में ही लिखा हुआ है। इक्वेशन A 2.1 में कोड खुद डिफाइन करता है FCK इज 2.1। यहाँ पे ये 2.1 में लिखा हुआ है FCM इज FCK+10M। ठीक है। हाँ। हम लोग आप वापस आ जाते हैं अपने इस पे। हाँ, अब एफ सी टी एम इज 0.259 of FCK 2/3 if FCK is less than 60 MPa, और ये लॉग में चला जाता है अगर इट इज ग्रेटर देन 60 MPa। ये भी कोड में है इक्वेशन A 2.2 पे। इक्वेशन 2.2 ये लिखा हुआ है 0.259 FCK टू द पावर 2/3
फॉर FCK लेस देन इक्वल टू 60 MPa और FCTM 2.27 ऑफ लॉग ब्रैकेट 1 प्लस FCM डिवाइडेड बाई 12.5 फॉर FCK 60 ग्रेटर देन 60 MPa। एक कोड में ही इक्वेशन बहुत क्लियर डिफाइंड है। तो इस वैल्यू को हमने निकाल दिया, हम क्योंकि हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 है, 650 है। तो उसको हम 0.259 FCK 2/3 कर दिया है। हम्म, तो यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी है, इफ माई दिस इज लेस देन दिस, तो मेरे को ये इक्वेशन यूज करनी है, नहीं तो 27 log वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो हमारा FCTM आ रहा है 3.03। अब एप्सिलॉन यूके के लिए, यू एप्सिलॉन C2, एप्सिलॉन C2 के लिए ये अगेन फॉर्मूला देता है कि अगर मेरा FCK ग्रेटर देन 60 MPa है तो मुझे ये यूज करना है, और लेस देन 60 MPa है तो 0.2 यूज करना है। ये फॉर्मूला आपका 2.8 है। 2.8 में ये दिखा रहा है कि इफ दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन Cu2 2 + 0.085 0.08 FCK -50 to the power 0.53। अगर मेरा FCK ग्रेटर देन 60 है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो ये, नहीं तो मुझे मालूम है कि मेरा मैक्सिमम जो स्ट्रेन है वो 0.002 ही रहना है। और ECU2, ये भी यहाँ पे ECU2 भी डिफाइन किया हुआ है फॉर ग्रेटर देन 60 MPa। आपको इससे कैलकुलेट करना है, नहीं तो आपको बाकी के लिए 0.0035 कोड में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। हाँ सर। नाउ अब आते हैं स्ट्रेस इन करस्पॉन्डिंग कंक्रीट करस्पॉन्डिंग टू द, अगर मेरे कंक्रीट में कोई स्ट्रेन आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे उसमें क्या स्ट्रेस डेवलप करेगा कंक्रीट। तो इसके लिए भी बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया हुआ है। FCD 1 - (1 -) डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन C2। और FCD डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें ये कंडीशन दी हुई है कि अगर मेरा एप्सिलॉन C 0 से 0.002 के बीच में है और 0.002 से FCC 0.0035 के रेंज में है। ये है आपका पेज नंबर 39 पे। ये देखिए, ये ऊपर है ना, हम्म। σC FCD फॉर एप्सिलॉन 2 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन C एंड एप्सिलॉन Cu2 is less than equal to this, where एप्सिलॉन C2 is the strain reaching characteristic given in table 5 6.5 और अल्टीमेट स्ट्रेन गिवन इन टेबल 6.5। तो ये दोनों चीजें तो हमने कैलकुलेट कर ली, इसलिए हम टेबल 6.5 पे नहीं जाएंगे। हम्म। या देखिए, दो चीजें हैं, या तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए या आप टेबल 6.5 में जो वैल्यू दी है उसको अडॉप्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है तो हम वहां नहीं। नहीं जाएंगे। ठीक है। ये मेरा हाइट फैक्टर है, म्यू। म्यू अगेन आपको हम्म, ये आपका इक्वेशन भी वहीं पे दिया हुआ है। एक मिनट, ये इक्वेशन यहाँ पे ये दी हुई है। एन, N इज इक्वल टू 1.4
इससे कम ट्वेंटी करो। थ्री पॉइंट फोर 90 - 0.08 एफ सी के इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, और लेस देन जीरो होने पे, वो लेस देन 60 MPa होने पे कोड कहता है इसको आप 2 ले सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। एंड को क्या इसका नॉमनक्लेचर है पर्टिकुलर, तो एक मिनट, इसको पर्टिकुलरली क्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वो कर लेंगे। इसका कुछ नाम है, ये जो एन हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, और उसके बाद इफेक्टिव हाइट फैक्टर लेमडा। लेमडा हमको दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन ब्लॉक में, यहाँ पे ये लेमडा दिया हुआ है, लेमडा 0.8 है अगर मेरा एफ सी के लेस देन 60 है, और लेमडा जो है वो 0.8 माइनस एफ सी के माइनस 60 डिवाइडेड बाई 500 है अगर मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट 60 से 110 है। दिस इज द इफेक्टिव हाइट फैक्टर। इफेक्टिव हाइट फैक्टर बोलेंगे तो ये जो हाइट है, ये देख रहे हैं आप, एक्स निकाला है एक। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और लेमडा एक्स इफ इसको वो कर रहा है। मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स आ गया है, लेकिन इफेक्टिव हाइट फैक्टर के लिए मेरे को वो लेमडा की वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। हाँ। और इसमें ये भी लिखता है इफ विड्थ ऑफ कंप्रेशन जोन डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रीम compression fiber, the value NFCD should be reduced by 10%। ठीक है। हाँ सर। तो ये मेरा आ गया लेमडा। उसके बाद कंप्रेशन जोन फैक्टर आ रहा है मेरा म्यू। ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मेरा लेस देन 60 है तो 1 रहेगा, और एन इज अगर ग्रेटर देन 60 और 110 की वैल्यू है तो ये आपको 1 माइनस एफ सी के माइनस 60 डिवाइडेड बाई 250 लेना है। ठीक है। हाँ ये निकाल के स्ट्रेन हमारा 0.035 आ गया, ये भी स्ट्रेन ही है। 0.002 डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 0.41, नहीं, ये फोर्स जो हमारा कंप्रेशन फोर्स जो एक्ट कर रहा है, इसका डिस्टेंस कोड में दिया हुआ है 0.4416 x। और ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक होता है, ये अप्रोक्सीमेटली रिसर्च पेपर में मिलेगा कि ये पोर्शन जो होता है यहां से यहां तक हाँ। का, ये 3.7 x होता है। एक्स मेरी पूरी वैल्यू ऊपर से नीचे तक की है, जहां पे ये 0.37 x पे ये एक्ट करता है, और नीचे का पोर्शन 0.7 x, 4/7 x हो। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रेस ब्लॉक हम लोगों ने निकाल लिया है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, और इसकी वैल्यू 0.8 थी, जो कि हमने यहाँ से लेमडा की इफेक्टिव हाइट और कॉम्प्रेशन जोन फैक्टर दोनों निकाला हुआ है। अब हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, जिसमें एप्सिलॉन यूडी स्ट्रेन इन द स्टील 0.41% ऊपर से लेके आ रहे हैं। 0.41%, ये यहाँ पे हमने जो निकाला है एप्सिलॉन यूडी, इसको ऊपर से लेके यहाँ पे लेके आ गए। अल्टीमेट स्ट्रेन इन स्टील
एप्सिलॉन CU2, ये 0.0035 है जो हम लोगों ने अभी यहाँ कैलकुलेट किया है। हम्म। एप्सिलॉन CU2 इज 0.0035। उसके बाद में हमारा XU इज लेस देन XU मैक्सिमम। मेरा मतलब बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मेरे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो स्टील से कैलकुलेट हो रही है वो हमेशा इससे कम रहेगी, XU मैक्स। हम्म। यहाँ पे हम कंप्रेशन इस यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग वो वैल्यू निकाल रहे हैं जो C = T होगी। कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। ठीक है। हाँ। उस कंडीशन में अगर मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन का फॉर्मूला हमें यूज करना है तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मेरी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ रही है, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू XU मैक्स, जो मेरी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उससे हमेशा ये कम होनी चाहिए मेरी न्यूट्रल एक्सिस। तो इसको कम करने के लिए हमेशा ये दो ही चीजें होती हैं, या तो आप सेक्शन की डेप्थ बढ़ा लो या एरिया ऑफ स्टील बढ़ा लो। ये दो ही चीज इस चीज को गवर्न करती हैं, बाकी तीसरी कोई चीज गवर्न नहीं करती। इधर डेप्थ और एस्टू। ठीक सर। हाँ, डेप्थ बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा। हाँ। तो एरिया बढ़ेगा तो XU आपका, अगर XU मैक्स आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU जो है ग्रेटर देन XU मैक्स आ रहा है तो वो अंदर आ जाएगा थोड़ा। हम्म। और अगर आप एरिया ऑफ स्टील बढ़ाओगे तो भी वो, क्योंकि ये गवर्न करता है कि C = T होता क्या है, 0.036 FC के BD मतलब XU इक्वल टू 0.087 FY AST। तो अगर ये XU हमें निकालना है तो इसको डिवाइडेड बाई 0.036 FC के बी करना है। अब ये बी करने के लिए या तो इसमें, भाई FY तो कांस्टेंट है, FC के हाँ। भी कांस्टेंट है, हमें हमारे पास बचा क्या है, एरिया ऑफ स्टील हाँ। या ये कि हम सेक्शन का या तो एरिया बढ़ा दें या एरिया ऑफ स्टील बढ़ा दें। ये दोनों चीजें जो है आपकी बेसिकली गवर्न करती हैं न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ के लिए। ठीक है। हम्म। वही हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, XU मैक्स बाई D माइनस XU मैक्स 0.0035, और इसको हम D से माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, पॉइंट XU मैक्स इज इक्वल टू 0.464 D, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है डिजाइन में। डिजाइन में आप देखेंगे तो XU मैक्स बाई D इज 0.464, और इसको हम हर जगह यहाँ पे XU मैक्स में चेक करते जा रहे हैं। ठीक है। हाँ। कि ये वैल्यू इससे ज्यादा 0.464 D में इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डेप्थ को, तो हमारी XU मैक्स यहाँ पे निकल के आ जा रही है। और उसके बाद हम XU निकाल रहे हैं कि मेरी XU मैक्स हमेशा इससे कम रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। ये दोनों चीजें यहाँ पे देखिए, आप कुछ नहीं कर रहे। XU के लिए 0.87 FY के AST डिवाइडेड बाई 0.362 FC के B, जो कि फॉर्मूला मैंने अभी वहां लिखा था। ठीक है।
सिंह साहब, हाँ सर। ठीक है ना? हाँ। तो अब ये तो हो गई मटेरियल की प्रॉपर्टीज। हम्म। अब हम लोग चलते हैं क्रीप के लिए। फाइंडिंग क्रीप कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन लोग इसको ना बहुत अवॉइड करते हैं। क्लिप को सर। हाँ, तो है बहुत मतलब इम्पोर्टेंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्रीप के लिए जो टेबल्स में वैल्यू दी हुई है ना, हाँ। उसी को लेके वो कर देते हैं, लेकिन जबकि क्रीप कोफिशिएंट हमेशा, और बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत सिंपल कोड में डिफाइन किया है, लेकिन आपको सिर्फ एक बार उसको पढ़ना है और अपनी एक्सेल में ऐसा फॉर्मूले लगा लो कि आपको, मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट एफसी के 40 है, हाँ। एफसीएम 50 है जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, हम्म। एफसी के +10 कर लेना है, इसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है T0 और एक है टी। अगर आप देखेंगे तो एक टी है और एक T0 है। हम्म। मतलब एक तो टी मेरा 0 पॉइंट है जहां पे मेरी लोडिंग स्ट्रक्चर पे आएगी, जो मेरे को एज्यूम करनी है कि मेरी लोडिंग 28 दिन में आएगी, 60 दिन में आएगी, 90 दिन में आएगी, या कुछ भी आएगी। हाँ। इसको हमने 90 दिन लिख, और एक है टी, ये जो टी लिखा हुआ है ये टी इन्फिनाइट है। तो ये टी इन्फिनाइट 2,500, नहीं 25,550 दिन हम लोगों ने लिया है। अच्छा। और ये हमने ऐसे ही नहीं ले लिया, ये कोड कहता है, अगर कोड का टेबल 6.9 देखेंगे ना आप, टेबल 6.9, तो या तो देखिए यहाँ पे क्रीप कोफिशिएंट दिए हुए हैं ऑलरेडी, कोड ने भी दिए हुए हैं कि अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना है तो आप सीधे यहाँ से ये वैल्यूज उठा लीजिए। तो हम लोगों ने 25,550 दिन ही क्यों लिए, इसके पीछे भी रीजन है। फाइनल क्रीप कोफिशिएंट 70 ईयर ऑफ कॉन्क्रीट एट द एज ऑफ टी इज इक्वल टू 70 ईयर्स और मोर। तो कोड कहता है कि फाइनल क्रीप कोफिशिएंट जो है वो 70 साल बाद का लेना है। तो अगर आप इसको 365 से डिवाइड कर दोगे तो ये 70 ही आ, हाँ, हम्म। ये 70 आएगा। हाँ। ठीक है, हाँ। ये एक 70 अच्छी ईयर्स। चीज पता चली ना कि 70 साल हाँ। हम क्यों ले रहे हैं। हम्म। मतलब अगर इसको सिर्फ दिन में देखा जाए तो किसी को भी नहीं समझ में आएगा कि यार ये क्या, आपने इतने दिन क्यों पकड़ लिए। पहला तो आपने T0 90 डेज पकड़ा, वो तो ठीक है, चलो आपने अपनी लोडिंग के हिसाब से पकड़ लिया। हम्म। ये क्यों पकड़ा? तो ये कोड में ही लिखा हुआ है कि फाइनल क्रीप कोफिशिएंट 570 ईयर, तो 70 साल को हमने 365 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। ये डेज, नंबर ऑफ डेज आ गए। अब 5T, T0 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय बीटा C, T-T0। ये भी कोड में ही लिखा हुआ है, अपने को कहीं से कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है। कौन से पेज नंबर पे थे हम लोग, इसके ऊपर था। एक्शन डिजाइन, स्ट्रेस ये स्ट्रेन। रहा।
ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, 5t, T0 = 50, बीटा सी, ब्रैकेट में टी और T0 लिखा हुआ है, वेयर 50 इज 5RH, बीटा FCM, बीटा T0. 5RH is the factor to allow the effective relative humidity. क्रीप निकालने में आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां की रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। पहले तो लोग एज्यूम कर लेते थे, लेकिन अभी कोर्ट में एक अच्छा किया है कि एनेक्सर A7 में हर एरिया सिटी की, हर सिटी की तो नहीं लेकिन लगभग हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट का रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम और मिनिमम दे दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, अभी IRC 112 में रिवाइज किया है। अब मेरा 5RH क्या है? 5RH इज 1 + 1 - रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 0.01, और क्यूब रूट ऑफ H0। H0 मेरा कुछ नहीं होता, नोटेशनल साइन है ये, फॉर FCM < 45 MPa। और ये फॉर्मूला हमको यूज करना है अगर मेरा ये 45 से ज्यादा है। H0 मेरा कुछ नहीं है, ये होता है 2 AC, एरिया ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ द कंक्रीट, U। आप देखेंगे तो ये रहा नोटेशनल साइज ऑफ द मेंबर इन वेयर H0 is 2 AC is the cross sectional area of the section, or divided by U is the perimeter of the member in contact with the atmosphere। ठीक है। हाँ तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये दो दो तीन फॉर्मूले जो कोड में दिए हुए हैं वही आपको हाँ। एक्सेल में इंप्लीमेंट कर लेना। अब 50 हमने यहाँ पे लगा दिया। 5RH इज 1 + RH - 100। ये देखिए, ये फॉर्मूला जो है वो भी कोड में दिया हुआ है, और ये हाँ फॉर्मूला भी कोड में दिया हुआ है कि अगर मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट 45 से ज्यादा है, कम है, तो मेरे को ये यूज करना है, और 45 से ज्यादा है तो मेरे को ये यूज करना है। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी इनपुट करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनपुट करोगे, H0 देखिए हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है। अगर हमारे सेक्शन को देखें, हमारा सेक्शन क्या है? हमारा, हम डेस्क स्लैब की डिजाइन कर रहे हैं, हमारे डेस्क स्लैब की विड्थ 12.5 है टोटल में, हाँ। और मेरा थिकनेस 0.24 है। तो हम्म। एरिया हो गया 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.24, और मेरा पेरीमीटर क्या होगा? 2 × 12.5 + 2 × 0.24। 2.5 और 2.4। तो नोटेशनल साइज मेरा आ गया 235.479, जो कि हमने यहाँ ले लिया है। अब हमने यहाँ पे α1 कैलकुलेट किया है, जो कि 43 डिवाइडेड बाई FCM टू द पावर 07 होता है। ये भी आपको यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है। 2.24, α1, α2, α3, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे आपको कोड में दी हुई है। 43 डिवाइड बाई FCM टू द पावर 0.07, यहाँ पे 0.02 हो गया है, और यहाँ पे 0.05 हो गया। ठीक है। हाँ सर। तो α1 और α2 हमने कैलकुलेट किया है यहाँ, जो कि आ रहा है 0.91 और 0.97। कुछ नहीं करना, 43.65 डिवाइडेड बाई C6, अपना M40 है FCM, और उसको टू द पावर 02 को कर देना है, यहाँ पे पॉइंट टू द पावर 07 कर देना है। और यहाँ पे हमने अपना 5RH कैलकुलेट कर दिया है, जो कि 1 - इस फॉर्मूले में ये लगा हुआ है कि इफ इट इज लेस देन दिस, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है।
हाँ। तो ये वैल्यू हमारी आ जा रही है 1.325 RH। अब बीटा एफसीएम इज कुछ भी नहीं है, 18.78 अंडर रूट एफसीएम है। ये भी इक्वेशन हमें दी हुई है। ये देखिए, बीटा एफसीएम इज 18.78 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एफसीएम। ठीक है, ये हाँ। वैल्यू आपकी आ जा रही है 2.66। बीटा टी जीरो, बीटा टी जीरो भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। इक्वेशन IRC 112 में डायरेक्ट दी हुई है, 1/0.01 प्लस T0 का पावर 0.2। T0 हमने 90 डेज पकड़ रखा है, ये इक्वेशन है। बीटा T0 दिस इज इक्वल टू 1/, ठीक है। हाँ। उसके बाद हम आते हैं, हमारा 5 जीरो कैलकुलेट करना है। 5 जीरो के लिए भी कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। हमारा 5 जीरो आ जाएगा 5 RH। ये फॉर्मूला सबसे पहले हमने देखा है। 5 जीरो इज 5 RH, बीटा एफसीएम और बीटा T0। ठीक है। हाँ। तो देखिए, डिजाइन कोई बहुत वो नहीं है, सिर्फ ये चीज है कि आपको क्या चीज कहाँ से उठानी है, उस वो फॉर्मूले का पता होना चाहिए। मेन वही है सर। है। हाँ। बाकी एक बार अगर आदमी को ये समझ में आ जाए ना, कहाँ कौन सा फार्मूला है, कैसे उठाना है, कहाँ लगाना है, तो बाकी कुछ करना ही नहीं है। एक बार आपने एक्सेल में लगा दिया, लिंकिंग कर ली, तो सिर्फ वैल्यू बदलो। रिजल्ट अब मिल बीटा टी जीरो ये है T-T0 डिवाइडेड बाई बीटा H प्लस T-T0 टू दी पावर 3। ये भी कुछ नहीं है, ये भी आपको, ये देखिए ये फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। Is the coefficient depending upon the relative humidity and notational member size. It may be estimated from beta H is equal to 1.5 bracket 1 plus 0.012 RH 18 plus H0 plus 250 for less than equal to 1500 for 45 MPa, or less than equal to 1500 alpha 3 for 45 MPa। ठीक है। तो हम लोगों ने इस दोनों इक्वेशन को अलग अलग कर दिया है कि अगर ये ये है तो हमको ये यूज करना है, नहीं तो 1500 कोड कहता ही है। और हाँ। यहाँ भी ये, अगर ये ऐसा है तो ये इक्वेशन यूज करनी है, नहीं तो मेरे को 1500 प्लस अल्फा 3 यूज करनी है। ठीक है। बट ओनली थिंग इज कि हमने अल्फा 1 अल्फा 2 ही निकाला है, अल्फा 3 निकाला ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी इस ग्रेड से बाहर गए ही नहीं है। हाँ। मैक्सिमम M40 ही यूज होता है ब्रिज डिजाइन में। M60 और M70 जो है वो स्पेशल केसेस में यूज होता है। तो वो तो सर गर्डर में होगा, स्लैब में कहाँ होगा। हाँ, वही बोल रहे स्लैब हैं कि में गर्डर में होगा। स्लैब में तो मैक्सिमम 45 जाएगा, उसके ऊपर तो हाँ, जाएगा नहीं ही। वही बोल रहे हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने बीम डिजाइन की या स्ट्रक्चर डिजाइन की है, उसमें कहीं ऐसा M70 का रिक्वायरमेंट आया नहीं। नहीं तो ना। हम लोग इसको भी यूज करते, अल्फा 3 भी निकाल देते इसमें। हम्म। अल्फा 3 निकालने में करना क्या है, वही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ टू दी पावर बदल जाना है। हाँ। ये अल्फा 2 यहाँ फिर से निकाल दिया गया है, वो ऊपर भी निकाला गया था अल्फा 2। ये जो सर डिजाइन करते होंगे ये पाइलन वाला, हाँ ये ये जो अथी रहता है ब्रिज, अरे हाँ उसके क्या नाम बोलो, जिसमें पाइलन है, हाँ। उसमें शायद वेट ज्यादा लेते होंगे। नहीं, बहुत जगह अगर आप जैसे सेगमेंटल बॉक्स भी कर रहे हैं, तब भी आप
ग्रेड M60 में चले जाते हैं कि हाँ, मतलब। 60 तक तो सर करते हैं, लेकिन ये जो बोल रहा हूँ ना, ये जो ब्रिज क्या केबल स्टे, तो उसमें क्या लेंथ ज्यादा हो जाती है, तो हाँ, वहां केबल पर स्टैंड में फायदा रहता आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट बहुत हाई कर देते हैं। है। हाँ, मुझे वही, इसीलिए मैं हाँ, कंफर्म किया तो देखिए कि आपका 60 तक तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं गडर वगैरह में। बीटा एच जो आया आपका, ये आ गया 654। बीटा एच 6। आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बीटा एच निकाल लिया। अब हमको निकालना है बीटा सी। बीटा सी हमारा क्या होता है? बीटा सी हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया, T-T0 बीटा एच प्लस T-T0 टू द पावर 0.3। तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बीटा एच एफ T-T0 यूज कर रहे हैं, 25590 - 90, ये यूज करते हुए हम लोगों ने ये हाँ बीटा सी निकाल दिया। अब हमको मेन निकालना है 5T - T0। 5T - T0 कुछ नहीं है, सबका मल्टीप्लीकेशन करा लो। ये 0.99 आ गया, ये 0.137 आ गया। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपकी फाई की वैल्यू आ जाती है। और फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोड में कोई भी फॉर्मूला अगर आप देखें ना, जैसे ई हाँ सी एम डैश, इसका जब आप निकालते हो तो ये होता है, दिस इज इक्वल टू ECM डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 1 प्लस पाई। तो अगर आप फाई की वैल्यू यहाँ ज्यादा कर लो, अगर मान लो आप फाई की वैल्यू 1.36 आ रही है, और जैसे कि हमने भी अपने डिजाइन में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाई की वैल्यू ली है 2.2। ये हम्म देखिए, हम्म। जबकि आप कैलकुलेट कर रहे हो तो फाई की वैल्यू आ रही है 1.36। हाँ। तो मेरा ECM डैश, या जहां भी हम फाई, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा डिवीजन में यूज की जाती है, हम्म मल्टीप्लिकेशन में बहुत कम आती है, हमेशा डिवीजन में यूज की जाती है। अगर मैं मेरी ये वैल्यू 2.2 कर दूंगा तो मेरा ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगा ECM डैश का। ये समझ में आ रहा है? हाँ। ECM कुछ, मतलब ECM इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, या जो भी है स्टील में भी। अगर इसको हम फाई की वैल्यू 1.36 की जगह हम 2.2 ले रहे हैं, और ECM मान लीजिए हमारा यहाँ पे 32,000 है। हम्म, हम्म। हाँ तो अगर इसको हम दिस डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 1 प्लस ये कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू आ रही है 13,5734। और इसी को हम ये डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 1 प्लस 2.2 कर देने हैं, तो ये वैल्यू मेरी, मतलब मेरा टोटल लोड ये न्यूटन पर mm² कितना कम हो जा रहा है, दिस माइनस दिस, अप्रोक्सीमेटली 35,000 का मेरा स्ट्रेंथ हम कम कर दे रहे हैं। तो इसलिए पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर स्ट्रक्चर में, और हर चीज के लिए आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत सारी फाइल जब हम लोग के पास आती है ना प्रूफ चेक करने के लिए, तो ये देखते हैं कि उन्होंने क्या करते हैं, M30 डेक स्लैब में है, M40 बीम हम्म में है,
तो वो हम्म। M35 के लिए चेक कर देंगे या M40 के लिए चेक कर देंगे और उसी को यूज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा इसको अलग अलग आपको कैलकुलेट करके यूज करना है, क्योंकि उससे क्या है, जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो अच्छे से करो ना यार। हाँ भाई, एक सीट अलग और बननी है, और कभी आप ज्यादा ज्यादा वाला यूज कर लेते हो, कभी कम वाला यूज कर लेते हो, क्या मतलब है उसका। हाँ। तो इसको यहीं क्लोज करते हैं सिंह साहब, अच्छा। और मंडे से गर्डर का डिजाइन चालू किया जाएगा। ठीक सर। ठीक है। हाँ। तो ये जो आज भेजे थे सर, हाँ, वो मैं गूगल में डाल रहा था, वो तो खाली कुछ कुछ लिख रहा था, कैसे उसको करना है सर? देखिए, वो जब आप गूगल में डालेंगे ना, तो उसके हाँ। नीचे एक स्टैड का लिंक आएगा। उस स्टैड वाले लिंक को मैं आपको लिंक कल पे भेज देता हूँ। हाँ। बेसिकली ये लेकिन रिपीट कमांड करता कुछ नहीं है। ये हम्म, रिपीट कमांड करता क्या है कि जैसे मेरे को मान लीजिए, आ, एक मिनट। कल बताए थे सर, कोई चीज अगर एक बना दिए, रिपीट कमांड डाल दिए तो सबको हाँ, रिपीट कर देगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ फिर